आईएसओ सिस्टम के अंतर्गत अब तक मैंने आपको यह बताया कि आईएसओ सिस्टम क्या है। आजकल के जो प्रचलित आईएसओ सिस्टम है जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और आईएटीएफ क्या है, इनके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में जानकारी दी अपने पिछले वीडियोस में। इसके अलावा आईएसओ सिस्टम लेने से क्या फायदे होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑनर्स को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई। मैंने यह भी बताया कि सिस्टम को ऑडिट कैसे किया जाता है और यदि आप ऑडिटी हैं तो आप कैसे बिहेव करें, और यदि आप ऑडिटर हैं, एक अच्छे ऑडिटर हैं, तो आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने बताई। लेकिन यह आईएसओ सर्टिफिकेशन कैसे लिया जाए, इसे हासिल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, यह सोचकर आप परेशान होते होंगे। तो आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आपको यह बताया है कि आपको क्या क्या काम करना होगा यदि आपको एक आईएसओ सर्टिफिकेट अपनी कंपनी के लिए लेना है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं, हाउ टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार साथियों, आईएसओ सिस्टम के पार्ट 7 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। जैसा कि इस वीडियो के इंट्रो में ही मैंने आपको बताया, इस वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन। यानी आईएसओ यदि आपको अपनी कंपनी के लिए लेना हो, चाहे आप फैक्ट्री के ऑनर हो, चाहे आप प्लांट हेड हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। चाहे वो आईएसओ सिस्टम, चाहे वो क्यूएमएस का हो, चाहे वो ईएमएस का हो, चाहे वो आईएटीएफ का हो। तो एक कॉमन प्रोसीजर है जिसको चलते आप आईएसओ सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कंटेंट फ्लैशबैक में इससे पहले मैं 6 वीडियो रिलीज कर चुका हूँ आईएसओ सिस्टम के ऊपर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और जो लास्ट वीडियो था वो था हाउ टू ऑडिट। इसके बारे में मैंने अच्छी आपको जानकारी दी है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार आप अवश्य देखिए और अंत तक देखिए, तब आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पार्ट 7 जो करंट वीडियो है वो है हाउ टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो ये क्या क्या प्रोसेस है, मैंने स्टेप वाइज प्रोसेस लिखे हुए हैं। पहली चीज़ है मैनेजमेंट डिसीजन टू गो फॉर सर्टिफिकेशन, दूसरी है सिलेक्शन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी, तीसरी है सिलेक्शन ऑफ आईएसओ कंसल्टेंट, चौथी है डॉक्यूमेंटेशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, छठी है इंटरनल ऑडिट, सातवीं है एडिक्वेसी ऑडिट बाय सर्टिफिकेशन बॉडी जिसे स्टेज 1 ऑडिट भी कहते हैं, और आठवीं है सर्टिफिकेशन ऑडिट बाय सर्टिफिकेशन बॉडी जिसे हम स्टेज 2 ऑडिट भी कहते हैं, और नवीं जो है वो है रिकमेंडेशन बाय सर्टिफिकेट बॉडी, और लास्ट जो है वो है सेलिब्रेशन, कि जब आपको रिकमेंड हो जाता है तो आप हाउ टू सेलिब्रेट इट। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं एक आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए करने पड़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैनेजमेंट डिसीजन, आफ्टर ऑल चाहे आप फैक्ट्री के ऑनर हो, चाहे आप प्लांट हेड हो, आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए जाना है कि नहीं जाना है। तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ ये है कि यदि आप अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। दूसरा, आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। आजकल ये कंडीशंस हो गई हैं कि यदि आप आईएसओ सर्टिफाइड हैं तब आपको बिजनेस दिया जाएगा, तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तीसरी चीज़ है इंक्रीजिंग कस्टमर बेस। जब आप आईएसओ सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपका कस्टमर बेस भी बढ़ जाता है। और चौथी जो है
कि यदि आप एक्सपोर्ट मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप आईएसओ सिस्टम से सर्टिफाइड हो। तो ये चारों ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ भाई हमें आईएसओ सर्टिफिकेट लेना है। तो जब आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो दूसरे जो फैक्टर है वो है कि सिलेक्शन ऑफ एक्रीडिटेशन बॉडी। आप किस बॉडी से, एक्रीडिटेशन बॉडी उसे कहते हैं जो कंट्री बेस होती है, हर कंट्री का अपना अपना एक एक्रीडिटेशन बॉडी होता है जो कि बाद में सर्टिफाइड बॉडी अलग अलग कंट्रीज में देते हैं और सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्टिफाई होता है सिस्टम के लिए। तो ये सारा स्टेप है, पहले एक्रीडिटेशन बॉडी, दूसरा स्टेप सर्टिफिकेशन बॉडी और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्रीडिटेशन बॉडी टाइम टू टाइम सर्टिफिकेशन बॉडी को भी ऑडिट करती रहती है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में ये खुद अपने ही सर्टिफिकेशन बॉडी को ये लोग ऑडिट करते हैं कि इनका काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या इनका जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। और उसके बाद सर्टिफिकेशन बॉडी जो है जिसको ये लोग फिक्स करते हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से, उसको फिर सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन ऑडिट करती है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? जो दूसरा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि एक्रीडिटेशन बॉडी को आप सेलेक्ट कीजिए। ये चारों फैक्टर्स हैं जिसके चलते आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। पहला कि जो एक्रीडिटेशन बॉडी है वो वेल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी अरे गहरे से आपने सर्टिफाई करवा लिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसीलिए आप जब भी आप इस चीज़ को डिसाइड करें तो आप देख लीजिए कि जो सर्टिफिकेशन बॉडी में, इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का बाकायदा ग्रेडेशन है, उसके साइट पे जाके आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेशन बॉडीज़ की क्या क्या स्टेटस है, कौन नंबर 1, 2, नंबर 3, नंबर 4 पे है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा ये कि रेलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है, यदि आज आप क्यूएमएस कर रहे हैं, कल को आप ईएमएस चाहते हैं या फिर आईएटीएफ चाहते हैं, तो ये जो बॉडी है ये सारी चीज़ों को सर्टिफाई करती है कि नहीं करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि हाँ हम ऐसी एक्रीडिटेशन बॉडी लें जो कि हमारी नीड को पूरी करती हो। तीसरी जो चीज़ है वो है वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट। वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट का ये मतलब है कि चूँकि आप सर्टिफिकेशन बॉडी को फिक्स करते हैं, सर्टिफाई कराते हैं, तो आपको इसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसकी वैल्यू आपको मिलती है कि नहीं मिलती है? वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कि इनके ऑडिट करने से या इनके सर्टिफिकेशन से आपके कंपनी में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोसेस में इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, कस्टमर बेस आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और कस्टमर कंप्लेन रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सब वैल्यू एडिशंस हैं जो ये सर्टिफिकेशन बॉडी जब ऑडिट करती है इनके थ्रू आपको मिलना चाहिए। तो ये भी आपको देखना होता है कि ऐसी बॉडी को सेलेक्ट करें जो आपके वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट हो, जो आपने इन्वेस्ट किया उसकी आपको वैल्यू दें। और चौथी जो है कि सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे बॉडी को सेलेक्ट कीजिए जिसका कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा खासा ये हो और उसकी क्रेडिबिलिटी हो। इसके लिए बहुत अच्छा फंडामेंटल एक ये थिंकिंग है कि यदि आप अपनी कंपनी का एक्सपोर्ट यूएस वगैरह में करते हैं या आप जर्मन में करते हैं या आप यूके में करते हैं, तो यदि कंट्री बेस्ड आप लेते हैं एक्रीडिटेशन बॉडी तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि हर एक कंपनी का अपने अपनी कंट्री के लिए एफिलिएशन तो रहता ही है। तो ये मैंने कुछ एक नीचे दिए हुए हैं पॉपुलर सर्टिफिकेशन बॉडीज़, जैसे कि डीएनवी है, नॉर्वे बेस्ड है, बीएसआई यूके बेस्ड है, टीयूवी जर्मन बेस्ड है। टीयू में भी अलग अलग ब्रांचें हैं, नॉर्थलैंड, साउथलैंड, अलग अलग रीजन से हैं ये लोग। तो टीयूवी की कम से कम सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं। इसके अलावा ब्यूरो वेरिटास, ये फ्रांस का है, और यूएस का जो है यूनाइटेड लेबोरेटरीज यूएल, और इंडिया का है बीआईएस। तो यदि मान लीजिए आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है और उसको आप यदि यूरोप में या जर्मनी में आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप टीयूवी का कोई भी, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे नॉर्डलैंड हो, कोई भी एक ले सकते हैं और उसके थ्रू आप सर्टिफाई करा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको यूएस में एक्सपोर्ट करना है तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ के जो बेस सर्टिफिकेशन बॉडी है यूनाइटेड लेबोरेटरीज, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आप कैसे सेलेक्ट करें।
तीसरा स्टेप था सिलेक्शन ऑफ आईएसओ कंसल्टेंट। जब आपका ये सिलेक्शन हो गया कि किस कंट्री का आपको लेना है, किस सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू आपने सर्टिफाई कराना है, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट। आपको एक आईएसओ कंसल्टेंट आपको रखना ही पड़ेगा। वो आईएसओ कंसल्टेंट आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब स्टार्टिंग से लेके और जब तक आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता है तब तक वो आपके साथ अटैच रहेगा और आपको सर्टिफिकेशन लेने में आपकी मदद करेगा। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जो भी आप कंसल्टेंट लें वो एक्सपीरियंसड हो और दूसरा उसकी क्रेडिबिलिटी हो। आजकल मार्केट में कई ऐसे कंसल्टेंट आ गए जो कि हार्डली 2 या 3 साल जिन्होंने काम किया हुआ है और उसके बाद वो आपसे कंसल्टेंसी असाइनमेंट ले लेंगे और किसी न किसी वजह से बीच में ही काम छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद आपको दूसरा कंसल्टेंट हायर करने में बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए जब भी आप कोई कंसल्टेंट सेलेक्ट कीजिए तो ये देखिए कि ये कितने सालों से कर रहा है, इसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, औरों के साथ किस किस कंपनी के साथ इसने किया हुआ है, ये सारा कुछ देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है कि सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने एक्रेडिटेशन बॉडी के लिए बताया, कंपनी के लिए जो भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, यदि आज आप ईएमएस पे हैं या क्यूएमएस पे हैं या आईएटीएफ पे जाना चाहते हैं तो ये कंसल्टेंट ऐसा हो कि जो आपको इन तीनों सर्टिफिकेशन के लिए सूटेबल हो। ये ना कि आपने क्यूएमएस के लिए तो अलग रख लिया, बाद में ईएमएस के लिए अलग रख लिया, आईएटीएफ के लिए अलग, तो इससे कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। तो बेहतर ये होगा कि आप ऐसे कंसल्टेंट को सेलेक्ट कीजिए जो कि आपको तीनों सर्टिफिकेट दिलाने में आपकी सहायता कर सकता हो। वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट, सेम चीज़, जो आप कंसल्टेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। वो आपके सिस्टम में या जो भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाता है उसके थ्रू आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम वो हेल्प भी करेगा, एनसीज वगैरह आ जाती है तो टाइम टू टाइम वो आपको हेल्प भी करेगा उसको क्लोज करने में। तो ये वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपको किस हद तक आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा कंसल्टेंट लीजिए जो आपको फ्यूचर में भी काम आए और जब आपको ज़रूरत पड़े वो आपको हेल्प भी प्रोवाइड करे। और नॉलेज, मेरे ख्याल से अपर मोस्ट चीज़ यही है कि उसको नॉलेज होना बहुत अच्छी जरूरी है, क्योंकि ये जितने भी सर्टिफिकेशन के कंसल्टेंट होते हैं ये सारे नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उनके स्टैंडर्ड की डिमांड है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो यदि आपको आपके कंसल्टेंट की नॉलेज अच्छी है तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसी के थ्रू आप चाहे तो किसी भी एक्रेडिटेशन बॉडी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप अपनी चॉइस से अपनी कंसल्टेंट बॉडी को भी ले सकते हैं और एक्रेडिटेशन बॉडी को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने कंसल्टेंट का सिलेक्शन करना है। अब इसमें जो एक्टिविटी है, जो बहुत मेजर एक्टिविटी है, वो है डॉक्यूमेंटेशन का। ये डॉक्यूमेंटेशन देखिए 3-4 लेवल के डॉक्यूमेंट्स हैं। लेवल 1 पे है क्वालिटी मैनुअल, लेवल 2 पे है प्रोसीजर्स, लेवल 3 पे है वर्क इंस्ट्रक्शन और लेवल 4 पे है रिकॉर्ड्स या रजिस्टर्स वगैरह जिसमें आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो कंसल्टेंट के थ्रू, कंसल्टेंट ही आपको इन चारों चीज़ों को डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, क्वालिटी मैनुअल बनाएगा जिसमें कंपनी की करीब करीब सारी एक्टिविटीज़ वगैरह जितने भी प्रोसेसेस हैं उसका उसमें एक समराइज फॉर्म में होता है। उसके बाद उसको करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए डाउन टू लेवल, जैसे शॉप फ्लोर पे, लेबॉर्ट्रीज़ में जहाँ भी है वहाँ पे क्या क्या वर्क इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाते हैं उसके लिए वर्क इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। तो इसमें भी वो आपकी हेल्प करेगा और बाद में वो रिकॉर्ड के लिए भी आपकी हेल्प करेगा कि इनको कहाँ रखना है। हर स्टैंडर्ड की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम कुछ एक जो क्लॉजेज हैं उनके रिकॉर्ड्स होने बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो कंसल्टेंट है इसमें आपकी वो हेल्प करेगा और वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस किस रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करना है। तो कंसल्टेंट की राय के हिसाब से, उसके गाइडेंस के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, जिसके लिए जनरली लोग एमआर रखते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रखते हैं, जो कि हमेशा कंसल्टेंट के साथ उसका जुड़ाव होता है। और एमआर का जुड़ाव कंपनी के बाकी लोगों के साथ होता है, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे वो मैनेजर हो। तो कंसल्टेंट जो है थ्रू एमआर इन सारी चीज़ों को डेवलप कराता है, मैनुअल, प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन और रिकॉर्ड बनाता है। तो ये कंसल्टेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के दे।
जब एक बार ये डॉक्यूमेंट आपका बन गया तो उस डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं कि व्हाट इज़ बीइंग डॉक्यूमेंटेड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। मतलब कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, वर्किंग प्रोसीजर, मैनुअल, वर्क इंस्ट्रक्शंस, ये सारे जो बनाए हैं उसके आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया सॉफ्ट फ्लोर पे। जो जहाँ आपका जॉब चल रहा है, चाहे वो फोर्जिंग हो, चाहे प्रेस शॉप का जॉब हो, चाहे हीट ट्रीटमेंट का जॉब हो, जिस टाइप की भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे जो एक्चुअल जो काम हो रहा है वो लिखे हुए प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी मैनुअल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें जो रिकॉर्ड्स वगैरह भी मेंटेन किए जाते हैं वो भी एज़ पर जो डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है उसके हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह से व्हाट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। ये कई बार लोग चूक कर जाते हैं, प्रैक्टिकली मैंने देखा है। इसका ये मतलब हुआ कि कई बार जैसे कस्टमर कोई कंप्लेन आई किसी डायमेंशन के बारे में, रेडियस के बारे में, फिलेट रेडियस या, और आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। सॉफ्ट फ्लोर पे तो आपने चेंजेस कर दिए, वहाँ आपका इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट में नहीं किए। उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो FMEA का हो, चाहे वो क्वालिटी अप्रूवल का हो, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मेंटेन होनी चाहिए। कई बार ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। सॉफ्ट फ्लोर पे चीज़ें मेंटेन्ड है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है आपने जो भी करेक्शन करना था, लेकिन आपको उसको डॉक्यूमेंट में आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो डॉक्यूमेंट में भी वो चीज़ें वैसे ही मेंटेन्ड होनी चाहिए जैसा कि आपके सॉफ्ट फ्लोर पे चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो ये इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, 2 या 3 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपका वर्क इन्वायरमेंट है, कितना लेंथ ऑफ वर्क है, उस चीज़ को देखते हुए टाइम लगता है इसमें। लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट कीजिए आप तो कंफर्म कीजिए कि जो भी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेड है। और यदि इस बिटवीन कोई चेंजेस आए हुए हैं कस्टमर के थ्रू और आपने अपने किए हैं, इम्प्लीमेंट कर दिए, तो वो भी डॉक्यूमेंटेड होने बहुत ज़रूरी है। जब आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, आपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख ली और इम्प्लीमेंटेशन आपके हिसाब से ठीक लगा, तो डॉक्यूमेंटेशन के उसमें एक प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। तो ये ऑडिटर का ही, कंसल्टेंट का ही काम होता है कि आपके प्लांट के भीतर एक इंटरनल ऑडिटर की टीम डेवलप करे, उनकी ट्रेनिंग करवाए बाहर से, ये फॉर्मिंग इंटरनल ऑडिटर टीम एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड फ्रॉम एक्सटर्नल बॉडीज़, किसी भी एक्सटर्नल बॉडीज़ के थ्रू जो सर्टिफाइड बॉडीज़ हैं उनके थ्रू वो इंटरनल ऑडिटर्स की ट्रेनिंग कराए, और फिर उनके थ्रू आपके प्लांट का क्रॉस फंक्शनल ऑडिट कराए। ये यदि आपने नहीं सुना हो तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए, पार्ट नंबर 6 में मैंने और 7 में मैंने ये 6 में मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे आपने ऑडिट करना है, और पार्ट 5 में बताया था कि आपको ऑडिट कैसे करवाना है। तो ये दो पार्ट 5 और पार्ट 6 यदि आप देखते हैं तो इससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट को कैसे फेस करने का है। सो क्रॉस फंक्शनल ऑडिट बाय इंटरनल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अपना ही आपको इंटरनल ऑडिट करना है। क्या क्या है उसके रिपोर्ट के हिसाब से ऑब्जर्वेशन वो देखेगा, चीज़ें ठीक से हो रही हैं कि नहीं रही है। रेजिंग नॉन कन्फर्मेंस, वो फिर नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट लिखेगा। उसके बाद जो भी ऑडिट ही होगी या कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उसको एनसीज को क्लोज करना पड़ेगा, और उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ क्लोज एनसी बाय इंटरनल ऑडिटर, और इंटरनल ऑडिटर ही एक साइकिल के बाद उनको वेरीफाई करेगा कि एनसीज जो है एक्चुअली क्लोज हुई है कि नहीं हुई है। तो ये इंटरनल ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जो भी कुछ कमियां आपकी होती हैं डॉक्यूमेंट्स में या इम्प्लीमेंटेशन में, वो थ्रू इंटरनल ऑडिट मिल जाती हैं आपको, और आप उसको फिर आप इसको रेक्टिफाई करके, उसको मॉडिफाई करके, जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट है उसको ठीक करते हैं और एनसी को क्लोज करते हैं, तो काफ़ी हद तक कवरेज हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा है इंटरनल ऑडिट का। जब आपको IAS की इंटरनल ऑडिट से आपको तसल्ली हो गई कि इंटरनल ऑडिट हमारा ठीक है, सारे क्लोज हो गए हैं, फिर आप ISO सर्टिफिकेशन बॉडी, जो थर्ड पार्टी बॉडी है जिसके थ्रू आपने ISO सर्टिफाइड कराना है, उसको आप इनवाइट करते हैं कि आप आइए और हमारे सिस्टम को चेक कीजिए। तो एक्सटर्नल ऑडिट जब भी आती है सर्टिफिकेशन बॉडी की, तो 2 स्टेजेस होते हैं जिनको हम स्टेज 1 और स्टेज 2 कहते हैं। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है।
स्टेज 1 को जनरली एडिक्वेसी ऑडिट कहते हैं। इसमें वो आके पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है, चाहे वो QMS का स्टैंडर्ड हो, चाहे EMS का हो, चाहे ATF का हो, एज पर स्टैंडर्ड आपका डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, चाहे वो क्वालिटी मैनुअल हो, प्रोसीजर हो, वर्क इंस्ट्रक्शंस हो, या आपके रिकॉर्ड कीपिंग हो, वो सारा कुछ उसके हिसाब से है कि नहीं है। तो इसको हम कहते हैं स्टेज 1 ऑडिट। इसमें वो जनरली आके ऑडिट करते हैं और आपकी जो भी जहाँ भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं वो आपको बताते हैं कि यहाँ ये कमी रह गई है, यहाँ पे ये क्लॉज छूट गया है, ताकि आप इसको फाइनल ऑडिट के लिए तैयार कर लें। और फिर आपको 1 या 2 महीने का टाइम देते हैं कि 1 महीने के भीतर आप इन कमियों को पूरा कर लीजिए, तब हम बाद में आपका सर्टिफिकेशन ऑडिट करने आएंगे। तो इस सर्टिफिकेशन ऑडिट को हम बोलते हैं कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस इन द सेंस कि जो आपने डॉक्यूमेंट किया उसके हिसाब से आप कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको हम स्टेज 2 ऑडिट भी कहते हैं। अलग अलग टर्मिनोलॉजी लोग यूज़ करते हैं, स्टेज 1 ऑडिट, स्टेज 2 ऑडिट। तो ये हम लोग जनरली कंप्लायंस एज पर डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट तो बना दिया स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन क्या आपने इम्प्लीमेंट किया उसको डॉक्यूमेंट के हिसाब से? जो भी आपने अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसके हिसाब से आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है। तो ये कंप्लायंस का होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो कंप्लाई करने चाहिए, वो शॉप फ्लोर पे मौजूद होने चाहिए, काम उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड स्टेज में ये वही देखते हैं, आके ऑडिट करते हैं कि आपका कंप्लायंस है कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है रिकमेंडेशन बाय सर्टिफिकेशन बॉडी। इसमें देखिए स्टेप है ओपनिंग, पहले एक ओपनिंग मीटिंग होती है। ओपनिंग मीटिंग में वो ऑनर्स, मैनेजमेंट बॉडी, इवन सुपरवाइजर्स के साथ एक सेट पैटर्न होता है जिसके थ्रू वो लोग ओपनिंग मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि हम किस लिए आए हैं, क्या क्या हमें करना है, और उनका एक अपना ऑडिट शेड्यूल आपके साथ शेयर करते हैं कि ये हमारा ऑडिट शेड्यूल है। और एक ऑडिटर भी हो सकते हैं, 2 ऑडिटर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंपनी छोटी है या बड़ी है, उसके हिसाब से ये सर्टिफिकेशन बॉडी अपने आप डिसाइड करती है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। उसके बाद कंप्लायंस ऑडिट एज पर ऑडिट शेड्यूल। फिर वो ऑडिट शेड्यूल जो आपको डिस्कस करते हैं ओपनिंग मीटिंग में, उसके हिसाब से वो ऑडिट करते हैं। और कंप्लायंस ऑडिट मतलब वही देखते हैं कि जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली है कि नहीं है। और इसके हो जाने के बाद 2 या 3 यदि ऑडिटर हैं, उनमें एक लीड ऑडिटर भी होता है, तो फिर ये ऑडिटर थोड़ा सा आपसे टाइम मांगते हैं 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, जिसमें वो आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं और फाइनलाइज करते हैं कि क्या हमें NC देनी है, कौन सी इसमें मेजर हो सकती है, कौन सी माइनर हो सकती है। हर एक सर्टिफिकेशन बॉडी का एक अपना क्राइटेरिया होता है। पर्टिकुलरली जो मेन क्राइटेरिया है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, यदि वो कस्टमर एंड पे जाकर इफेक्टिव है या उससे कस्टमर को कोई नुकसान होता है, तो जनरली वो मेजर एक्टिविटी में आ जाती है और उस पर मेजर NC मिल जाता है। लेकिन कुछ एक NC जो लिखी हुई है लेकिन कस्टमर एंड तक नहीं पहुंच के कंपनी के भीतर ही सॉल्व हो सकती हैं, तो उनमें वो माइनर NC दे देते हैं ताकि उसको आप इम्प्रूव कर सकें। तो इस तरह करके ये पूरी चॉइस जो होती है वो सर्टिफिकेशन बॉडी के जो ऑडिटर्स होते हैं उनके ऊपर होती है। बेस्ड ऑन उनके भी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से वो मेजर या माइनर NCs वगैरह देते हैं। और फिर उसके बाद एक वो क्लोजिंग मीटिंग करते हैं, पहले आपस में डिस्कस करके वो डिसाइड कर लेते हैं और फिर वो क्लोजिंग मीटिंग करते हैं, जिसमें वही सारे लोग होते हैं जो कि ओपनिंग मीटिंग में होते हैं, और उनके सामने वो डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं? एक तो ये डिक्लेयर करते हैं कि यदि उनको सब कुछ ठीक ठाक मिला, ऑडिट के दौरान कोई ज़्यादा मेजर NC नहीं मिली, सब ठीक मिला, तो डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम आपको, आपकी कंपनी को इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, चाहे वो QMS हो, चाहे वो EMS हो, चाहे वो IATF हो, इसके लिए हम सर्टिफाई करने के लिए आपको रिकमेंड करते हैं। हम अपनी बॉडी से, एक्रेडिटेशन बॉडी से रिकमेंड करेंगे आपको सर्टिफाई करने के लिए। और यदि उसमें कहीं कुछ कमियां दिखती हैं या उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें उसके हिसाब से हो ही नहीं रही हैं, तो फिर आपको दोबारा री ऑडिट के लिए इन्वाइट करते हैं कि आप दोबारा इन चीज़ों को ठीक कीजिए, अच्छी तरह से कर लीजिए, फिर हम दोबारा आपकी कंपनी का ऑडिट करेंगे। इनकेस यदि इनके बिटवीन यदि कोई छोटे लेवल पे माइनर NCs वगैरह निकली हैं, तो भी वो आपको एक आध महीने का टाइम देते हैं कि इसके भीतर आप जो भी NCs हैं, माइनर NCs, उसको करेक्टिव एक्शन उसका जो भी है विद इम्प्लीमेंटेशन आप उनको ऑन राइटिंग और ऑन पेपर, ये दोनों चीज़ आप कंफर्म कीजिए। और हो सकता है कि वो आपको आएँ, आपको एक बार देख भी लें
और ये करने के बाद जब उनको तसल्ली हो जाए कि हाँ जो जो चीज़ हमने निकाली थी वो उन्होंने एक्शन ले लिया है, तब वो उसको अलाउ करें और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन ऑडिट के लिए रिकमेंड करें। तो ये एक ISO सर्टिफिकेशन के दौरान जो प्रोसेस है उसका ऑडिटर्स का ये है। जब ये आपकी कंपनी को सर्टिफाई कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ठीक है आपकी कंपनी इस सिस्टम के हिसाब से हम इसको सर्टिफाई करते हैं, और एक बार का जो पहला सर्टिफिकेशन होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। इस बीच में वो लोग 2 बार सर्विलेंस ऑडिट भी करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो हमने सर्टिफाई किया है कंपनी को उसके हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसमें भी वो मेजर एक्टिविटीज़ को देखते हैं सर्विलेंस ऑडिट में। लेकिन पहला जो ऑडिट होता है वो थ्रू आउट होता है, सारे क्लॉजेज वो चेक करते हैं। इसीलिए पहले ऑडिट में आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ ऑडिटर को बुलाना चाहिए ताकि आपको कोई एनसी ना लगे। और जब आपको आप मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, तब आपको एक ज़रूरी है कि आप सेलिब्रेट कीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सेलिब्रेट कीजिए। हो सकता है तो आप कुछ लोगों को आप रिवॉर्ड भी दीजिए, और इस तरह से आप कंपनी को डिक्लेयर घोषित कीजिए। और आपके पेपर्स पे, ऑफिशियल पैड्स पे, सब जगह ISO सर्टिफिकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके सिंबल्स को आप दे सकते हैं कि हमारी कंपनी फला जगह से ISO सर्टिफाइड है, QMS के लिए या EMS के लिए या IATF के लिए। इसमें आप चाहें तो सर्टिफिकेशन बॉडी का नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह करके आपकी जो कंपनी है एक कंप्लीट सर्टिफाइड कंपनी हो जाती है। और इसको फिर आप बाद में, जो मैंने आपको शुरू के कुछ वीडियोस में बताए थे कि जो सर्टिफिकेशन लेने से जो फ़ायदे होते हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली एक प्रोसेस बताया है कि यदि कल को आप सोच रहे हो कि हमें एक ISO सर्टिफिकेशन लेना है, तो उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस सर्टिफिकेट लेने से पहले हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये आपकी एक प्रिपरेशन हो जाएगी, और इस प्रिपरेशन के थ्रू फिर जब आप जाइएगा ISO ऑडिट के लिए तो आपको कोई चिंता नहीं होगी, और आपको एंड में आपको ISO का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसको आप एंड तक ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और कमेंट भी दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरे वीडियो जो हैं आपको बराबर टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, और आपके इस पेशेंस के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।